हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका 2017 का पेपर है। आपका पेपर है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल का, जिसका पेपर कोड है आपका A232। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2017 में आया था। सभी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2017 में पूछे गए थे। हो सकता है इनमें से आपके इस वर्ष रिपीट होकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आपको सभी प्रश्नों का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है, क्योंकि ओल्ड पेपर में से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखिए। यहाँ पर मैंने सामाजिक परिवर्तन की दो परिभाषाएं दी है। यदि आपके एग्जाम में दो पूछी जाती है तो आप दो लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली परिभाषा देखेंगे डेविस के शब्दों में। सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। इसके बाद मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्रियों के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है। केवल इन्हीं में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में दो अंतर लिखिए। यदि आपके एग्जाम में चार अंतर पूछे जाते हैं तो आपको चार अंतर ही लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको चार अंतर बताऊंगा। यदि दो अंतर पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम में दो अंतर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें पहला अंतर होता है, औपचारिक नियंत्रण अत्यधिक स्पष्ट होता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण अलिखित एवं अस्पष्ट होता है। औपचारिक नियंत्रण सचेत रूप से लागू होता है, जबकि औपचारिक नियंत्रण अचेतन या सहज रूप से लागू होता है। औपचारिक नियंत्रण संगठित एवं कठोर होता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण असंगठित एवं नरम होता है। औपचारिक नियंत्रण तथा इसके अभिकरणों का विकास सचेत रूप से किया जाता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण तथा इसके अभिकरणों का विकास स्वतः एवं धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न है, सोरोकिन की पुस्तक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सोरोकिन की पुस्तक का नाम है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। इसके बाद अगला प्रश्न है, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, नगरीकरण की एक सरल तथा स्पष्ट परिभाषा फेयरचाइल्ड ने इन शब्दों में प्रस्तुत की है कि नगरीकरण नगरीय बनाने की एक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं को नगरीय क्षेत्रों में अनुरूप बनाना है, तथा नगरीकरण का तात्पर्य नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या तथा नगरीय प्रक्रियाओं में वृद्धि होना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया। इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विलंबना का सिद्धांत ओकबर्न ने दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के दो प्रभाव लिखिए। तो भारतीय परिवार पर औद्योगिकरण के दो प्रभाव है। पहला है, परिवार का आकार पहले की तुलना में सीमित हो गया है, और व्यक्तिवादिता में वृद्धि के कारण संबंधों में परिवर्तन हुए हैं। आपके एग्जाम में यहाँ पर यदि भारतीय परिवार या भारतीय समाज पूछा जाता है तो आपको दोनों के एक ही उत्तर लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास का अर्थ लिखिए। तो सामाजिक उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्वरूप है। उद्विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु के आंतरिक तत्व अपने आप प्रकट होकर उस वस्तु का रूप बदल देते हैं। इस प्रकार उद्विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल वस्तु जटिलता की ओर जाती है, और धीरे धीरे वस्तु का बाह्य स्वरूप ही बदल जाता है। सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से उद्विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे उद्विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो उद्विकास शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के इवोल्वेयर से लिया गया है। इवोल्वेयर शब्द के अक्षर ई का अर्थ है बाहर की ओर, तथा वोल्वेयर शब्द का अर्थ है फैलना। इस प्रकार इवोल्वेयर शब्द का अर्थ बाहर की ओर फैलना हुआ। इसी से उद्विकास का अर्थ हुआ आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर फैलना। उद्विकास शब्द की व्याख्या करते हुए समाजशास्त्रियों ने कहा है कि जब आंतरिक गुण बाहर की ओर प्रकट होने लगते हैं तो किसी वस्तु का उद्विकास होता है। इस प्रकार उद्विकास होने पर वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, परिवार के दो कार्य लिखिए। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसका बहुपक्षीय महत्व है तथा इसके अनेक कार्य हैं, जैसे प्राणी शास्त्रीय कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, धार्मिक कार्य, शैक्षिक कार्य तथा मनोरंजनात्मक कार्य। परिवार के दो मुख्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न वर्णित है। पहला है संतानोत्पत्ति। संतान की कामना करना प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए स्वाभाविक है। परिवार मनुष्य की इस जन्मजात इच्छा को पूरा करता है। पति पत्नी के यौन संबंधों की स्थापना के परिणाम स्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है।
विवाह तथा परिवार की संस्थाओं के दायरे में उत्पन्न हुई संतान को वैध संतान माना जाता है। इसके बाद बालक का समाजीकरण। परिवार का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य बालक का समाजीकरण है। जन्म के समय बालक एक प्राणी शिशु मात्र होता है। परिवार में रहकर वह सामाजिक प्राणी बनता है। अन्य लोगों से व्यवहार करना, उठने बैठने तथा बात करने का शिष्टाचार आदि बालक परिवार से ही सीखता है। अगला प्रश्न है, जनमत की दो विशेषताओं को लिखिए। तो समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसके हितों से संबंधित प्रश्नों के विषय में व्यक्तियों की जो धारणाएं होती है, उन्हीं के योग को जनमत के रूप में जाना जाता है। जनमत सभी प्रकार की भ्रांति, धारणाओं, विश्वासों, कल्पनाओं, विचारों तथा आकांक्षाओं का एक सम्मिश्रण होता है। जनमत की दो मुख्य विशेषताएं निम्न वर्णित है। पहली सजातीयता। जनमत के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सजातीयता का विद्वान होना आवश्यक है, अर्थात जनता की राजनीतिक परंपराएं तथा इतिहास समान हो। जनता की सामाजिक व आर्थिक संरचना तथा विचारधाराओं में ऐक्य या समानता हो। जनमत इस प्रकार की सजातीयता बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है समाज कल्याण तथा सार्वजनिक हित से संबंध। जनमत सदैव समाज कल्याण तथा सार्वजनिक हित से संबंध होता है। जनमत समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होता है, केवल कुछ कार्यक्रमों के हित या अनहित से नहीं। इस प्रकार जनमत सार्वजनिक हित से संबंध होता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के अर्थ को समझाइए। इसका उत्तर है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समाजों व संस्कृतियों आदि को संचार, परिवहन व व्यापार के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत किया गया है। वैश्वीकरण सीमाहीन विश्व की परिकल्पना करता है। ये संपूर्ण विश्व को वैश्विक गांव के रूप में देखता है। वह वस्तुओं, व्यक्तियों, पूंजी, सूचना व ऊर्जा के सीमा पार त्वरित प्रवाह को सुनिश्चित करता है। वैश्वीकरण के कारण नाफ्टा, ईयू, आरसीईपी जैसे आर्थिक संगठनों का विकास संभव हुआ है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संबंध बाहरी विश्व से हुआ है, जिसके कारण आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुई है। इसके बाद सेक्शन बी, सी, डी और ई आ जाते हैं, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सेक्शन में आपको दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक का ही उत्तर आपको देना होता है। तो हम यहाँ पर सेक्शन बी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों को संक्षेप में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारक से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रभावों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी आ जाता है, सामाजिक उद्योग विकास पर स्पेंसर के विचारों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? सामाजिक प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। इसके बाद सेक्शन डी है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखिए। सेक्शन ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? रोज के सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो यह था आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।